गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे स्टडी चैनल जीनियस स्टडी वर्ल्ड में। आज आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आए हैं जो कि साइंस से रिलेट होने वाला है। दोस्तों ये पार्ट सेकंड है जिसमें हमने 25 क्वेश्चंस का समायोजन किया हुआ है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से। पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी कूलम, ऑप्शन नंबर सी केल्विन, ऑप्शन नंबर डी किलोग्राम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है इसका ऑप्शन नंबर बी कूलम इज राइट आंसर। बोल्ट की बात आती है दोस्तों तो बोल्ट विभवांतर का मात्रक होता है, और दोस्तों केल्विन तापमान, और दोस्तों किलोग्राम जो है द्रव्यमान। तो दोस्तों यहाँ से चारों ऑप्शन आपके क्लियर हो गए। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? कूलम। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति का एक उदाहरण है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक भीड़ भाड़ वाली सड़क कैसी होती है? पहली बात तो आपको ये सोचना है, हम भीड़ भाड़ वाली सड़क पर बाइक भी चलाते हैं, कभी हमारी बाइक स्लो होती है, कभी फास्ट होती है, कभी रुकती भी है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आसमान, ऑप्शन नंबर बी एक समान, ऑप्शन नंबर सी वृत्तीय, ऑप्शन नंबर डी रेखीय। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है दोस्तों आसमान गति। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, आसमान गति। दोस्तों आसमान गति क्या होती है वो आपको बताऊं। जब कोई वस्तु अपनी वेलोसिटी में, अपने वेग में लगातार परिवर्तन करके आगे की ओर बढ़ती है तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों? आसमान गति। एक समान गति क्या होती है दोस्तों? एक निश्चित वेग के साथ कोई वस्तु गतिमान रहती है तो उसे एक समान गति कहते हैं। और दोस्तों वृत्तीय गति, एक निश्चित बिंदु के चारों ओर अगर कोई वस्तु सर्कुलर मोशन में गति करती है, वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो इस गति को वृत्तीय गति कहते हैं। रेखीय गति दोस्तों, रॉकेट की गति देखिए, एक सरल रेखा में जो गति होती है दोस्तों रेखीय गति कहलाती है। चारों ऑप्शन दोस्तों यहाँ से क्लियर होते हैं, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होने वाला है यहाँ इस क्लास में। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बट इम्पोर्टेंट बहुत है, पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ दोस्तों चारों ऑप्शंस को, जिससे कि आपको एग्जाम में कभी मतलब ये सोच में पड़ जाता है ये भी पढ़ा है ये भी पढ़ा है, तो दोस्तों पूरा एक्सप्लेन होने वाला है यहाँ से। बस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किस कोण से फेंके जाने पर कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी तक प्रक्षेपित होगी? दोस्तों ऐसा कौन सा एंगल होगा जिससे हम किसी भी वस्तु को फेंकें तो वो बहुत दूरी तय करे? कभी कभी हम गांव में क्या होता है दोस्तों, अपने हाथ से ढेला फेंकते हैं और दूसरे से बोलते हैं तू भी फेंक देख, तेरा दूर जाएगा मेरा दूर जाएगा। तो कंडीशन क्या आती है, किसका दूर जाता है किसका पास गिरता है, वो आज आप यहाँ क्लियर करते हैं। मान लो ये प्रक्षेप पथ है दोस्तों, आप यहाँ मूल बिंदु पर खड़े हैं और ये आपको सीधा सीधा एंगल आपको पता है 90 डिग्री का होता है। अगर मान लो आपने बिल्कुल अपने सिर पे डेला फेंका ऊपर, तो दोस्तों वो सर्वाधिक दूरी तय करेगा, वो ठौर वहीं गिर जाएगा जहाँ आप खड़े थे। तो उसने दूरी कितनी तय करी? मुश्किल से 1 फीट भी तो नहीं गिरेगा। तो दोस्तों ये जो बीच का एंगल होता है 45 डिग्री। और दोस्तों आपको बताऊँ, ये जो जब वस्तु यहाँ से फेंकी जाती है तो इस तरीके से गति करती है, ये इस तरीके से गिरती है। अगर आप बात करो 60 डिग्री की तो दोस्तों 60 डिग्री ये होता है, 60 डिग्री पे अगर कोई वस्तु करोगे तो यहाँ जाके फिर नीचे गिर जाएगी। 75 डिग्री दोस्तों ये होता है, 75 डिग्री पे एक स्थिति तक ऊपर जाके वस्तु फिर नीचे गिर जाएगी। ये होता है आपका 30 डिग्री। दोस्तों 30 डिग्री में कोई वस्तु अगर जाएगी तो वो ऐसे गिर जाएगी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। दोस्तों 45 डिग्री के एंगल से अगर किसी भी वस्तु को प्रक्षेपित किया जाता है तो वस्तु सर्वाधिक दूरी तय करती है। 45 डिग्री 45 डिग्री के एंगल पर परास जो होती है, रेंज जो होती है दोस्तों मैक्सिमम होती है। ये आपको रट लेना है बिल्कुल। इसका राइट आंसर जो है 45 है। ठीक है, आपको एंगल बड़ा देख के नहीं देखना है कि अगर 90 डिग्री पे आप फेंक दोगे अपनी खपड़ी पे, अगर कोई पत्थर फेंकोगे तो वो वहीं गिर जाएगा। ठीक है, आपके सिर पे ही गिरेगा। तो आप वो पत्थर ने कोई भी दूरी तय नहीं करी। ठीक है, 45 डिग्री पर अगर कोई भी चीज़ फेंकी जाएगी तो वो सर्वाधिक दूरी तय करेगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन, आर्किमिडीज, फैराडे, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका आर्किमिडीज। उत्तोलक जो है आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पर कार्य करता है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। न्यूटन दोस्तों आपको पता है न्यूटन ने क्या दिया था? गति विषयक नियम।
गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण के नियम। दोस्तों ये नियम जो गुरुत्वाकर्षण के और गति के थे न्यूटन ने दिए थे। फैराडे आपको पता है वैद्युत संबंधित नियम दिए थे। तो इससे आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। ये क्वेश्चन उत्तोलक वाला, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया। उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। झूले पर बैठे लड़के की गति होती है। पहली बात तो दोस्तों आप ये बताओ झूले कितने टाइप के होते हैं? एक झूला ये होता है जो इस तरीके से होता है और बस ऐसे इस तरीके से गति करता रहता है। दोस्तों एक झूला मेले में आपने देखा है ये वाला होता है जो इस तरीके से यहाँ पर लोग बैठे होते हैं और ये चारों ओर घूमता रहता है। दोस्तों अगर इस झूले की बात हो रही है तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आवर्ती गति। और इस झूले की अगर बात हो रही है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वृत्तीय गति। लेकिन दोस्तों अगर झूले पर बैठे लड़के की गति की बात हो रही है तो आपको ये वाला झूला लगाना है, सही है, सर्कुलर वाला नहीं लगाना है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आवर्ती गति। ठीक है, झूले पर बैठे लड़के की गति कैसी होगी? आवर्ती गति। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है? दोस्तों हाई स्कूल में पढ़ा है, 9th में पढ़ा है, गतिज ऊर्जा क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, 8 में से पढ़ के आ रहे हैं। तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो दोस्तों सम्मिलित रूप है, ऑप्शन नंबर ए ऊष्मीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन नंबर यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी नाभिकीय ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। दोस्तों अब आपको बताऊं यांत्रिक ऊर्जा कैसे हुई। यांत्रिक ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी दोस्तों क्या होती है? गतिज ऊर्जा हाफ mv² प्लस mgh। दोस्तों इसका जो सम्मिलित रूप है ये यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है, यांत्रिक ऊर्जा। दोस्तों ऊष्मीय ऊर्जा ऊष्मा से जो प्राप्त होती है ऊष्मीय ऊर्जा कहलाती है। विद्युत ऊर्जा आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वैद्युत ऊर्जा कहलाती है। नाभिकीय ऊर्जा आप बताओ परमाणु बम से जो है नाभिकीय रिएक्टर की जो ऊर्जा होती है वो नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी वस्तु का भार न्यूनतम कहाँ होता है? दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया। आप साइंस से रिलेटेड जैसे जितने भी क्वेश्चन आते हैं जितनी बार अगर देखोगे तो इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों आपको हमेशा मिलने वाला है कि किस वस्तु का भार न्यूनतम कहाँ होता है। अच्छा जब क्वेश्चन ये आता है तो आपको ये भी मैं पक्का कर दूं, एक्सप्लेन कर दूं कि भार न्यूनतम होता क्यों। भार का सूत्र दोस्तों होता है W=mg। तो दोस्तों ये m हमारा द्रव्यमान हो गया, g हमारा गुरुत्वीय त्वरण हो गया। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, मास जो होता है, द्रव्यमान जो होता है हमारा कभी भी किसी भी स्थान पर चले जाएं, चाहे भूमध्य रेखा पे चले जाएं, चांद पर चले जाएं, तो दोस्तों द्रव्यमान हमारा कभी चेंज नहीं होता। चेंज अगर होता है तो हमारा गुरुत्वीय त्वरण चेंज होता है। दोस्तों भूमध्य रेखा पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। जब जी का मान कम होगा, लेट अस कंसीडर जी का मान दोस्तों 1 है, अगर एम का मान 10 है और जी का मान 1 है तो 10 गुणा 1 बराबर 10। और दोस्तों अगर m का मान 10 है, क्योंकि आपको पता है द्रव्यमान चेंज नहीं होने वाला, और g का मान 10 है तो 10 गुणा 10 बराबर 100। तो दोस्तों ये पता लगा सकते हैं आपका g का मान जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ भूमध्य रेखा पर g का मान बहुत कम होता है, इसलिए भूमध्य रेखा पर वस्तु का भार न्यूनतम होता है। ध्रुवों पर g का मान अधिकतम होता है, इसलिए ध्रुवों पर वस्तु का भार अधिकतम होता है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक वस्तु का भार कहाँ होता है, तो कहाँ होता है? ध्रुवों पर। ध्रुवों पर जी का मान जो होता है अधिकतम होता है। क्लियर होगा क्वेश्चन दोस्तों आपको? बस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यहाँ से पूरा एक्सप्लेन होने वाला है आपको, बस वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ वीडियो पहले से ही थोड़ा लंबा हो सकता है, बट इस वीडियो के बाद में आपको साइंस कतई भी टिपिकल नहीं लगने वाली है। रटने का बवाल तो दूर ही हो जाएगा दोस्तों, एक्सप्लेनेशन बहुत बड़ी चीज़ है। यहाँ 8वां क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित है। तो दोस्तों यहाँ पहला दिया है ऑप्शन अपकेंद्रण, सांद्रण, परासरण, विसरण। तो इसका राइट आंसर दोस्तों जो होने वाला है, राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, अपकेंद्रण। तो आपको प्रोसेस बता दूं, वॉशिंग मशीन दोस्तों आजकल हर किसी के घर में है, कैसे वर्क करती है, क्यों उसमें कपड़े साफ हो जाते हैं दोस्तों, हाथ तो नहीं चलाने पड़ते वहाँ। तो अपकेंद्रण एक वह प्रक्रिया होती है जिसमें किसी भी वस्तु के पार्टिकल्स एक निश्चित बिंदु की ओर संकेंद्रण करते हैं, केंद्रीकृत होते हैं, जिसके कारण वो एक जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं और वस्तु साफ हो जाती है, अपकेंद्रण कहलाता है। तो दोस्तों वॉशिंग मशीन में क्या होता है
जब सर्कुलर मोशन होती है तो उसके जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो पानी के साथ एक निश्चित बिंदु की ओर घूम घूम कर नीचे की ओर जाते रहते हैं, जिसके कारण हमारा जो कपड़ा होता है दोस्तों पूरे साफ हो जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, अपकेंद्रण इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? दोस्तों पानी का घनत्व की बात आती है तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर डी 50 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर जो दोस्तों राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4। इसका 4 जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, क्योंकि पानी का जो घनत्व होता है इस टेम्परेचर पर अधिकतम होता है। दोस्तों मैं आपके लिए एक क्वेश्चन बोल के जा रहा हूँ जो कि आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। बर्फ का घनत्व ज़्यादा होता है या पानी का घनत्व ज़्यादा होता है? बर्फ या पानी में किसका घनत्व ज़्यादा होता है? ये क्वेश्चन आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द्रव और गैस में ताप अंतरण का मुख्य कारण क्या है? दोस्तों द्रव और गैस में ताप अंतरण का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए चालकता, ऑप्शन नंबर बी संवहन, ऑप्शन नंबर सी विकिरण, ऑप्शन नंबर डी चालकता और विकिरण। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी संवहन। क्यों संवहन? द्रव दोस्तों द्रव और गैस एक ऐसे द्रव्य हैं जिनमें बहने का गुण विद्यमान होता है। दोस्तों द्रव की मेन क्वालिटी क्या होती है पानी की कि इसमें बहने का गुण विद्यमान होता है। बहने का गुण यू नो वेल कि ये जो है ऊंचाई से नीचाई की ओर बहता है। दोस्तों यही कारण है द्रव और गैस में ताप अंतरण का। तो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है। दोस्तों चालकता की बात आती है, चालकता कहाँ होती है? दोस्तों धातुओं में, धातु या ठोस वस्तुओं में, ठीक है। विकिरण, सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक जिस माध्यम के द्वारा आता है इस प्रोसेस को विकिरण कहते हैं दोस्तों, ठीक है। चालकता और विकिरण इसका बिल्कुल राइट आंसर नहीं आया, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है पारा, चांदी, लोहा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होने वाला है इसका राइट आंसर दोस्तों है क्या है? चांदी। चांदी इज राइट आंसर। चांदी क्यों है दोस्तों? इसकी विद्युत ऋणात्मकता, फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दोस्तों सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए चांदी जो होती है विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाभिक में कौन उपस्थित नहीं होता? दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा है, केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है कि न्यूक्लियस में कौन उपस्थित नहीं होता है। तो मैं बताऊं दोस्तों न्यूक्लियस की कंडीशन कुछ ऐसी होती है। ये जो होता है एक धनावेशित पार्टिकल होता है जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना होता है, एन और पी, ठीक है। प्रोटॉन पर दोस्तों पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है। बट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दोस्तों हमारे ये सर्कुलर मोशन में इस प्रकार से गति करते रहते हैं चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर, और ये ऋणावेशित पार्टिकल होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? ऋणात्मक पार्टिकल होता है। ये एक आकर्षण बल की एक जो आकर्षण बल होता है जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में लगता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन चारों ओर गति करते रहते हैं। तो इसका राइट आंसर नाभिक में कौन उपस्थित नहीं होता? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? नाभिक में नहीं होते। नाभिक में कौन होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु बम के सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो परमाणु बम दोस्तों आजकल कितने अटैक्स हो रहे हैं, यूक्रेन रसिया का युद्ध, ये आपको सुनने में आता है कि उसके पास इतने परमाणु हथियार हैं, इतने परमाणु हथियार हैं। तो ये होता क्या है दोस्तों? परमाणु बम इसकी जो खोज की थी, इसके जो खोज करता थे दोस्तों कौन थे? हार्डिस योकावा। तो उसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए, BSN बोस, JC बोस, JJ थॉम्सन। दोस्तों हार्डिस योकावा इज राइट आंसर, ठीक है। बोस की बात करें तो बोस आइंस्टीन पार्टिकल जो दोस्तों इन्हें आइंस्टीन के साथ मिलकर कुछ पार्टिकल्स का आविष्कार किया था, कुछ पार्टिकल्स को खोजा था, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों थॉम्सन की बात करें तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इनके एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ कमेंट करके कितने न्यूट्रॉन होते हैं। 1 2 3 कुछ नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। इसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होता है। दोस्तों न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, माइनस प्लस कैंसिल, दैट न्यूट्रॉन इज खत्म। तो दोस्तों कोई भी न्यूट्रॉन इसमें उपस्थित नहीं होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो या दो से अधिक पदार्थों को एक सजातीय मिश्रण को क्या कहा जाता है?
दोस्तों दो या दो के एक सजातीय मिश्रण को क्या कहा जाता है? कोलाइड कहा जाता है, विखंडन कहा जाता है, निलंबन कहा जाता है या विलयन कहा जाता है? सॉरी ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें ऐड हो गया था, बट आपको ऑप्शन नंबर डी बिलियन याद रखना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होने वाला है, राइट आंसर इसका है बिलियन। ठीक है, बिलियन। दो आइडियल पार्टिकल की बात करें तो कोलाइड पार्टिकल वे पार्टिकल होते हैं जिनकी जो रेडियस होती है, जिनकी त्रिज्या होती है 10⁻⁵ मिलीमीटर से कम या इसके बराबर होती है, तो दोस्तों वो कोलाइड पार्टिकल कहलाते हैं, जो कि एक पार्चमेंट झिल्ली को पार नहीं कर सकते। तो दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षार के संबंध में सही नहीं है? अब क्षार की बात आती है, अम्ल क्षार आपने पढ़ी है दोस्तों, तो इसके बारे में अभी आपको बताता हूँ। स्वाद में खट्टे होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं, स्वाद में मीठे होते हैं, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक हुई है, निम्नलिखित में कौन सा कथन क्षार के संबंध में सही है, ये होना चाहिए था। तो क्षार कैसे होते हैं क्वालिटी में? दोस्तों क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं यानी तीखे होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। स्वाद की एक पहचान होती है कि स्वाद में कैसे होते हैं, तीखे होते हैं। अम्ल की बात आती है तो अम्ल दोस्तों क्षार स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और स्वाद में मीठे होते हैं, इनमें से कोई नहीं। हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर जो है अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे या तीखे होते हैं। ये चीज़ आपको याद कर लेनी है। दोनों क्वेश्चन यहाँ से आपके पक्के हो जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। NaCl का रासायनिक सूत्र है। अच्छा दोस्तों, NaCl ये कितनी बार एग्जाम में पूछा गया, ऐसा कौन है जो घर पे अपने नमक नहीं खाता? तो दोस्तों नमक हम सभी खाते हैं, तो नमक का जो रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों NaCl क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। तो दोस्तों NaCl इज इक्वल टू सोडियम क्लोराइड इज इक्वल टू नमक। तो दोस्तों नमक का जो रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला होता है NaCl। सोडियम और क्लोरीन से मिलकर ये बना होता है दोस्तों। जैसे अम्ल और क्षार मिलते हैं तो लवण बनता है, और लवण क्या होता है? हमारा एक नमक होता है। ठीक है, अम्ल और क्षार हम मिलाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl को अगर मिला देंगे तो दोस्तों नमक निकल के आ जाता है। बस इससे ज़्यादा केमिस्ट्री आपको नहीं पढ़ाने वाला हूँ दोस्तों, यहीं से क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। पानी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? पानी को आपको पता है H2O होता है पानी का फॉर्मूला। ठीक है, दूध का कोई फॉर्मूला अभी तक हमें नहीं ज्ञात, अगर आपको ज्ञात हो दोस्तों कमेंट करके बता देना। चीनी का होता है, सही है, बहुत लंबा स्क्रीन पर आ नहीं पाएगा, वो मैं आपको बता दूंगा। सही है, दूध का फॉर्मूला मुझे कमेंट में करके बताना है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है दोस्तों, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु, इससे जरूर देखना आपको। लोग यहाँ पे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं धातु और अधातु में। जब अधातु की बात आती है दोस्तों तो इसका राइट आंसर जो होगा कैल्शियम, पारा, हीलियम, ब्रोमीन। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ब्रोमीन। अगर यही धातु की बात आ जाए तो दोस्तों आप पारे को कभी मत भूलना। सही है, ये लिक्विड, ये थर्मोमीटर में आपने देखा होगा, थर्मोमीटर में बीच में पारा होता है जो ऊपर नीचे की ओर लगातार गति करता रहता है। ये तरल अवस्था में ही पाया जाता है, हमेशा तरल अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, तो फिलहाल तो तरल अवस्था में पाई जाने वाले धातु की अगर बात आती है दोस्तों, ब्रोमीन इज राइट आंसर। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कवक विज्ञान, कवक विज्ञान क्या है? तो दोस्तों बैक्टीरिया का अध्ययन, कुकुरमुत्ता का अध्ययन, वायरस का अध्ययन, परजीवों का अध्ययन। यहाँ दोस्तों इसका राइट आंसर जो होने वाला है कवक विज्ञान। कवक विज्ञान की अगर बात आती है तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी, कुकुरमुत्ता का अध्ययन जो होता है कवक विज्ञान कहलाता है। क्यों? क्योंकि कुकुरमुत्ता भी एक अपने आप में कवक होता है। तो दोस्तों आपको इससे डरना नहीं है। वायरोलॉजी क्या होता है दोस्तों? वायरस का अध्ययन होता है। फिलहाल तो यहाँ पूछा नहीं गया है। सही है, जो क्वेश्चन पूछा गया उसके बारे में आपको बेटर तरीके से बताऊंगा। बाकी ऑप्शन के बारे में लगातार बताता चल रहा हूँ जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। कवक विज्ञान का अध्ययन, कुकुरमुत्ता का अध्ययन, वायरस का अध्ययन, वायरोलॉजी। दोस्तों चाहे लिख भी सकते हो। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। तो जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं अरस्तु, डार्विन, लेमार्क, पुरकिंजे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होने वाला है, आप सभी लोगों ने शायद लगा दिया होगा, नहीं लगाया तो मैं आपको बताता हूँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु इज राइट आंसर। डार्विन और लेमार्क के बारे में दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है इन्होंने क्या किया था और किस चीज़ के लिए डार्विन को नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 21, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? अरे भैया हमारा जीवन चल रहा है, इसकी मूलभूत इकाई क्या होगी भाई? वीडियो में बोरिंग नहीं होना है दोस्तों। जिस तरीके से मैं फ्लो में बोल रहा हूँ उसी तरीके से आपको भी फ्लो में याद करना है। इसे याद नहीं करना है, समझना है बस। मैं बोलता जाऊँ, आप सुनते जाइए बस। बेटर तरीके से ईयरफोन लगा लो भाई, कुछ नहीं करना है। एक ही बार में क्लास पक्की हो जाएगी। 25 क्वेश्चन जो मैंने डाले हैं ना, इसमें से आपका कोई भी गलत नहीं होने वाला दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए ऊतक, ऑप्शन नंबर बी कोशिका, ऑप्शन नंबर सी अंग, ऑप्शन नंबर डी नाभिक। तो दोस्तों इसमें जो इसका राइट आंसर होने वाला है कोशिका होने वाला है। देखो जीवन की मूलभूत इकाई होती है कोशिका। अब दोस्तों कोशिका की बात आती है, जीवन की सूक्ष्मतम सबसे छोटी इकाई की अगर बात आए दोस्तों, वो भी क्या होती है? कोशिका। कोशिका से क्या होता है? कोशिका से मिलकर बनता है हमारा ऊतक। दोस्तों ऊतक मिलता है, ऊतकों के मिलने से हमारे अंगों का निर्माण होता है। जब अंग हमारे मिलता है तब शरीर का निर्माण होता है। विच मीन्स जो सबसे आधार हो गया, जो सबसे मेन चीज हो गई दोस्तों हमारी बॉडी की, क्या हो गई? कोशिका। तो ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं जाना चाहिए। कोशिकों से क्या बना? ऊतक। ऊतक से क्या बना? अंग। अंगों से क्या बनता है दोस्तों? हमारा शरीर, बॉडी स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, इसका राइट आंसर जो है कोशिका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन कोई नहीं दे सकता, सच बता रहा हूं मैं आपको। डायरेक्टली आंसर बता देते लोग, बढ़ जाते हैं, स्किप कर जाते हैं। मेरे को जितना आता है, मेरे को जितना समझ में आ रहा है, सही ये बोल रहा हूं मैं आपके लिए दोस्तों। बस इतना ही बहुत है, एक क्वेश्चन के बारे में इतनी जानकारी बहुत है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किसमें लिंग और सूत्र नहीं होता? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और लास्ट में वीडियो में एक क्वेश्चन आपको कमेंट के लिए मैं कल के लिए छोड़ के जाऊंगा, जिसके कि आपको मुझे कमेंट में बताओ उसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, राइट आंसर दोस्तों, इसका राइट आंसर जो है छिपकली। छिपकली इज राइट आंसर। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 दोस्तों, कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है? तो कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए सेलुलोज, ऑप्शन नंबर बी राइबोसोम, ऑप्शन नंबर सी पादप कोशिका में, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होने वाला है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पादप कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। और इसमें जो लवक होते हैं दोस्तों, लवक भी पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है? पादप कोशिका में। अगर जंतु कोशिका की बात आए तो दोस्तों उसमें कोशिका भित्ति जो होती है सेलुलोज की सेल वॉल, वो इनप्रेजेंट होती है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कोशिका भित्ति कहाँ नहीं पाई जाती, तो आपको लगाना है जंतु। तो पादप कोशिका इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, मानव में पित्त का स्राव होता है। तो दोस्तों पित्त का स्राव कहाँ होता है मानव में? अमाशय में होता है, जिगर में होता है, बड़ी आंत में होता है, यकृत में होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर जो होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। पित्त का जो स्राव होता है पित्तरस का, यकृत में होता है। और आपको कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताना है कि इसका जो एकत्रित कहाँ होता है, ये पित्तरस जो होता है एकत्रित कहाँ होता है जाके। स्राव तो यकृत से होता है, बट ये एकत्रित कहाँ होता है? ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन में कमेंट में आपको बताना है, ये क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक है, और धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।